महिमा और उसके पति का तलाक हो रहा था। दोनों तलाक के वक्त अपनी 4 साल की बेटी अनुष्का की कस्टडी लेना चाहते थे। कोर्ट में दोनों अनुष्का को अपने साथ रखने की मांग करते हैं। जज साहब, मैं अपनी बेटी को अपने साथ रखना चाहता हूँ। नहीं जज साहब, आप मुझे मेरी बेटी की कस्टडी दे दीजिए। ये आदमी मेरे से तलाक होने के बाद किसी दूसरी औरत से शादी करेगा। जो आएगी वो मेरी बेटी का ध्यान क्यों रखेगी? इसका क्या है, ये तो दूसरी शादी कर लेगा और इसे फिर से बच्चे हो जाएंगे। लेकिन मेरा अनुष्का के सिवा कोई नहीं है। इस तरह बहुत देर तक कोर्ट में बहस चलती है। आखिर में जज साहब बोलते हैं, दोनों तरफ की बातें सुनने के बाद मैं इस फैसले पर पहुंचा हूं कि छोटी बच्ची की कस्टडी उसकी मां को दी जाए। बच्चे की देखभाल पिता से ज्यादा उसकी मां कर सकती है। पिता बाहर का काम देखता है, लेकिन मां बाहर के काम के साथ साथ अपने बच्चे का ध्यान भी रख सकती है। इस तरह महिमा को अनुष्का की कस्टडी मिल जाती है। वो बहुत खुश थी। वो अनुष्का को अपने साथ घर लेकर जाती है। आखिरकार मेरी गुड़िया की कस्टडी मुझे मिल ही गई। मेरी बच्ची, अगर तू मुझे नहीं मिलती तो मेरे जीने का कोई मतलब ही नहीं था। पढ़ी लिखी तो मैं हूँ ही, इसलिए मुझे एक अच्छा काम भी जल्दी मिल जाएगा। उसके बाद मैं अपनी गुड़िया की एक एक विश पूरी करूँगी। महिमा को एक बहुत बड़े ऑफिस में नौकरी मिल जाती है। वो घर का सारा काम खत्म करके और अनुष्का को पड़ोस वाली अम्मा के घर छोड़कर खुद ऑफिस चली जाती थी। अनुष्का महिमा को जो बोलती थी उसे मिल जाता था। इसी तरह 10 साल बीत जाते हैं और अनुष्का 14 साल की हो जाती है। महिमा अनुष्का की सारी विश पूरी करती थी, जिसकी वजह से वो बहुत सिर चढ़ गई थी। वो अपने आगे किसी की नहीं सुनती थी। महिमा भी कभी कभी अनुष्का के इस बात से दुखी हो जाती थी। उसकी एक ही बेटी थी, इसलिए वो उसे बिल्कुल नहीं डांटती थी। अनुष्का नेचुरली दिखने में खूबसूरत थी, लेकिन फिर भी इतनी कम उम्र में वो ब्रांडेड मेकअप का सामान इस्तेमाल करती थी और सबके सामने शो ऑफ भी करती थी। एक दिन महिमा लिपस्टिक, नेल पॉलिश लेकर स्कूल जाती है। लंच ब्रेक में वो नेल पॉलिश और लिपस्टिक निकालती है। देखो मेरे पास कितना ब्रांडेड लिपस्टिक और नेल पॉलिश है। इसके कलर तो बहुत प्यारे हैं, लेकिन हमारी मम्मी हमें ये सब लगाने ही नहीं देती है। कैसे लगाने देगी? पैसे ही नहीं होंगे। वो खुद नहीं लगाती होगी, तुम्हें क्या लगाने देगी? इस तरह अनुष्का दूसरे बच्चों का मजाक बनाती थी। अनुष्का, मुझे ये ब्लैक वाली नेल पॉलिश बहुत अच्छी लग रही है, मैं लगा लूं क्या? हाँ, और मैंने कभी लिपस्टिक नहीं लगाई, इसलिए मुझे एक बार लगाने दो। मैं देखना चाहती हूँ कि लिपस्टिक लगाकर मैं कैसी लगूंगी। सोचना भी मत, सपने में भी मत सोचना कि मैं अपना कोई भी चीज तुम्हें लगाने के लिए दूंगी। अगर इतना ही लगाने का शौक है तो खरीदने की भी औकात रखो। बड़े लिपस्टिक और नेल पॉलिश लगाने वाली, ऐसे गरीबों को तो मुझे कुछ दिखाना ही नहीं चाहिए। सभी लड़कियां बहुत दुखी होती हैं और वहां से चली जाती है। थोड़ी देर बाद छुट्टी होती है और अनुष्का अपने घर वापस आ जाती है। शाम को महिमा ऑफिस से लौट रही थी, तभी रास्ते में उसे एक बहुत ही गरीब सांवली लड़की सड़क पर रोते हुए मिलती है। क्या हुआ? तुम्हारी मम्मी पापा कहाँ हैं? मेरे मम्मी पापा नहीं है, मैं अकेले भीख मांगकर अपना गुजारा करती हूँ। कल रात को बहुत तेज बारिश आई थी, जिसकी वजह से मेरा मिट्टी घर ढह गया, इसलिए अब मेरे पास रहने की कोई जगह नहीं बची। यहाँ तक कि मैंने भीख मांगकर थोड़े बहुत पैसे रखे थे, वो बेचारे बारिश की वजह से पता नहीं कहाँ चले गए। महिमा को उस लड़की पर बहुत तरस आता है। वो अपने मन में सोचती है, ये लड़की तो मेरी अनुष्का की उम्र की ही है। इतनी कम उम्र में बच्चों को कितना दुख देखना पड़ता है, और एक मेरी बेटी है जिसके नखरे ही खत्म नहीं होते। ये लड़की मुझे इस हालत में मिली है, इसलिए मुझे इसकी मदद करनी चाहिए। इतना सोचकर महिमा उस लड़की को बोलती है, तुम्हारा नाम क्या है? मुझे नहीं पता मेरा नाम क्या है, लेकिन मेरी पड़ोस वाली एक काकी ने मुझे बताया था कि जब मैं पैदा हुई थी तब मेरी मम्मी मुझे सीनू कहती थी। सीनू, ये तो बहुत प्यारा नाम है। अब से सब तुम्हें सीनू बोलेंगे। अब तुम मेरे साथ मेरे घर चलो, अब तुम्हें इधर उधर भटकने की कोई जरूरत नहीं। महिमा सीनू को अपने साथ अपने घर लेकर जाती है। सीनू को देखकर अनुष्का बोलती है, ये कौन है मम्मी? ये तो कैसे काली हपसी लग रही है। ये सीनू है, आज से ये हमेशा हमारे साथ इस घर में रहेगी। इसका इस दुनिया में कोई नहीं है और ये सड़क पर बैठकर रो रही थी, इसलिए मैं इसे अपने साथ ले आई। ये क्या बात हुई? इसका इस दुनिया में कोई नहीं है तो इसे घर उठा कर ले आई? ऐसे तो कितने लोग होते हैं, सबको उठा कर ले आओ ना। घर थोड़ी ना है ये तो अनाथ आश्रम है। एक काम करती हूँ, घर के बाहर बोर्ड लगा देती हूँ, जिसका कोई नहीं है वो यहाँ आ जाओ। मेरी मम्मी बहुत भोली है और हमारे पास जरूरत से ज्यादा पैसा है, इसलिए हमें सबको अपने घर में रखने का शौक चढ़ रहा है।
बिल्कुल तमीज नहीं है तुम्हारे अंदर। आज के बाद मेरे से इस लहजे में बात की ना तो एक तमाचा लगाऊंगी। कान खोल कर सुन लो, ये यहीं रहेगी। मेरा घर मैं जिसे मर्जी रखूं। अनुष्का गुस्से से अपने कमरे में चली जाती है। सीनू, ये मेरी बेटी अनुष्का है। लगता है मैंने इसको जरूरत से ज्यादा प्यार दे दिया है, इसलिए ये इतना बिगड़ गई है। अब इन बातों को हटाओ, चलो कुछ खा लो अब तुम। महिमा सीनू को खाना देती है। 1 हफ्ते बीत जाते हैं। अनुष्का बाहर घूमने जा रही थी, तभी महिमा उसे रोककर बोलती है, अनुष्का, बाहर घूमने जा रही हो तो सीनू को भी अपने साथ ले जाओ। कहीं बाहर नहीं जाती, इसी बहाने तुम्हारे साथ थोड़ा घूम लेगी। घूमने जा रही थी लेकिन अब नहीं जाऊंगी। आप मेरा मूड खराब करने में कोई कसर नहीं छोड़ती हो। इतना बोलकर अनुष्का अपने कमरे में चली जाती है। अगले दिन महिमा सीनू का एडमिशन अनुष्का के स्कूल में करवा देती है। अनुष्का, मैंने तुम्हारे स्कूल में सीनू का एडमिशन करवा दिया है। अब से तुम दोनों साथ में ही जाना। क्या कहा? इसका एडमिशन आपने मेरे स्कूल में करवा दिया? उसके बाद वो अपने मन में सोचती है, ये क्या कर दिया मम्मी ने। अब मैं कुछ बोल भी नहीं सकती और मुझे इस गले की फांस को अपने साथ इसको लेकर जाना ही पड़ेगा। अगले दिन से दोनों साथ में स्कूल जाती है। अनुष्का की कुछ सहेलियां सीनू को देखकर बोलती है, ये किस कबाड़ को अपने साथ लेकर आई है? अच्छा समझ गई, लगता है तू इसे हमारे टाइम पास के लिए लेकर आई है। मैं तुम्हारे टाइम पास के लिए नहीं बल्कि यहाँ पढ़ाई करने के लिए आई हूँ। तुम सब भी अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो, वही बेहतर है। अरे रे रे रे, तेवर तो देखो, ऐसी हपसी होकर इतने तेवर हैं। अगर सुंदर होती तो क्या करती फिर? आई बड़ी। सीनू अपनी सीट पर जाकर बैठ जाती है। सीनू को बहुत जल्दी पढ़ाई समझ में आने लगी थी और वो अपनी क्लास में सबसे इंटेलिजेंट हो गई थी। सभी टीचर सीनू की बहुत तारीफ करते थे, जिसकी वजह से क्लास की सारी लड़कियां उसकी दोस्त बनना चाहती थी। यहाँ तक कि अनुष्का की सहेलियां भी अनुष्का को छोड़कर सीनू के पास जाकर बैठती थी। जब से ये स्कूल में आई है तब से कोई मेरे पास आकर नहीं बैठता है। पहले दिन तो लगा कि सब इसका बहुत मजाक बनाएंगे, जिसके बाद ये खुद ही स्कूल जाना छोड़ देगी, लेकिन यहाँ तो कुछ अलग ही देखने को मिल रहा है। इसे सबक सिखाना होगा। अनुष्का सीनू के पास जाती है और उसे बोलती है, सीनू, मुझे स्कूल से एक प्रोजेक्ट मिला है, इसलिए मुझे जंगल जाना है। वहाँ से मुझे बहुत तरह के पत्तियाँ तोड़कर लाना है। तुम चलोगी ना मेरे साथ? मैं सोच रही हूँ कि स्कूल की छुट्टी होते ही हम जंगल चलते हैं। नहीं, माँ ने बोला है स्कूल से सीधा घर आने के लिए। प्लीज चलो ना, उसके बाद मेरे पास टाइम नहीं रहेगा। अनुष्का बहुत बोलती है, इसलिए सीनू उसके साथ जंगल जाने के लिए तैयार हो जाती है। जंगल के बीचों बीच पहुँचते ही अनुष्का सीनू को पेड़ में बांध देती है। अब यही रहे, अंधेरा होने के बाद जानवर आएंगे और तुझे खा जाएंगे। चलो, आखिरकार तेरे नाम की बला टली। इतना बोलकर अनुष्का चली जाती है। सीनू बहुत रो रही थी। कोई बचाओ मुझे, कोई तो होगा, लेकिन कौन होगा यहाँ पर? भला जंगल में कोई क्यों आएगा? लगता है सच में आज मुझे जंगली जानवर मारकर खा जाएंगे। सीनू बहुत रो रही थी। तभी अचानक रस्सी खुल जाती है। ये मेरी रस्सी किसने खोली? यहाँ तो कोई आसपास नजर नहीं आ रहा है। तभी अचानक वहीं पास में एक नदी बन जाती है। उस नदी में एक लिपस्टिक का पेड़ था। ये सब क्या देख रही हूँ मैं? क्या हो रहा है यहाँ पर? मैं जल्दी से यहाँ से भाग जाती हूँ। रुक जाओ सीनू, मैं मायावी नदी हूँ। मैं किसी को नजर नहीं आती, लेकिन मैं सबको देख सकती हूँ। मैंने सब देखा। अभी तुम्हारे साथ क्या क्या हुआ है, इसलिए मैं तुम्हारी मदद करने के लिए प्रकट हो गई। तुम इस पेड़ में से 2 लिपस्टिक ले लो, एक अपने लिए और एक उस लड़की के लिए जो यहाँ तुम्हें बांध कर गई थी। सीनू नदी के अंदर जाती है और उसके पेड़ में से 2 लिपस्टिक तोड़ लेती है। पहली वाली लिपस्टिक तुम्हारी है, इसलिए तुम लगा कर देखो। सीनू लिपस्टिक लगाती है और बहुत ही ज्यादा खूबसूरत हो जाती है। सीनू नदी को धन्यवाद करती है और दूसरी लिपस्टिक लेकर घर वापस आ जाती है। सीनू को देखकर अनुष्का बहुत हैरान होती है। तू कैसे आ गई? और तो हफ्सी जैसी लगती थी, लेकिन अंग्रेज कैसे बन गई? महिमा भी वहाँ पर आ जाती है। अनुष्का, तुमने मेरे साथ जो किया उसके लिए मैंने तुम्हें माफ कर दिया है। क्या किया है मैंने? कुछ नहीं किया है मैंने। किस बात की माफी दे रही है मुझे? और तेरे से माफी मांग कौन रहा है? देखो ना मम्मी, ये मेरे पर कैसे झूठे इल्जाम लगा रही है। ये लो लिपस्टिक, इसे लगाकर मैं खूबसूरत हुई हूँ। अब तुम और भी ज्यादा खूबसूरत हो जाओ। सीनू अनुष्का को दूसरी वाली लिपस्टिक देती है। अनुष्का लालच में आकर दूसरी वाली लिपस्टिक ले लेती है। लिपस्टिक लगाते ही अनुष्का अपने आप सारी सच्चाई उगल देती है कि उसने जंगल में सीनू के साथ क्या किया था। ये सुनकर महिमा को बहुत गुस्सा आता है।
तुमने इतनी गलतियाँ की है, लेकिन आज मुझे पहली बार शर्मिंदगी महसूस हो रही है कि तुम मेरी बेटी हो। मैंने कभी तुम्हें किसी चीज की परेशानी नहीं होने दी, तुम्हारी एक एक इच्छा पूरी की, और तुमने ये करके मेरा सर झुका दिया। अनुष्का, तुम कभी मेरे से बात मत करना। अनुष्का बहुत रोती है और अपनी मम्मी से माफी मांगने लगती है। माफी मांगना है तो सीनू से मांगो। अगर उसने तुम्हें माफ कर दिया तो मैं भी कर दूंगी। तुमने कभी सीनू को अपने घर की माना ही नहीं, इसलिए तुम्हारे मन में उसके लिए इतना नफरत है। जरूरी नहीं हर रिश्ते खून के हों, रिश्ते दिल से बनाए जाते हैं, जो खून के रिश्ते से भी गहरे होते हैं। मैं अच्छे से जानती हूँ तुम उसका कितना मजाक बनाती हो, लेकिन उसने कभी भी मुझे तुम्हारे बारे में आकर कुछ नहीं कहा है। ये सुनकर अनुष्का को अपने किए पर पछतावा होता है। मुझे माफ कर दो सीनू, मुझे ये सब नहीं करना चाहिए था। सीनू अनुष्का को माफ कर देती है। उस दिन से दोनों सगे बहनों की तरह प्यार से रहने लगती है। इस तरह सब कुछ ठीक हो जाता है और सीनू अपने नए परिवार के साथ हंसी खुशी जीवन व्यतीत करने लगती। झरने का जादुई 2 हैंडबैग। बहुत समय पहले की बात है, दूर किसी गांव में रोली नाम की एक लड़की अपनी बुआ के साथ रहती थी। रोली के माता पिता की मृत्यु हो गई थी, जिसके बाद से उसकी बुआ अंकिता ही उसके देखभाल करती थी। अंकिता सब्जियां बेचकर घर का गुजारा करती थी और रोली के पढ़ाई का खर्चा भी उठाती थी। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। एक दिन रोली के स्कूल के जूते फट जाते हैं, इसलिए रोली अपनी बुआ से कहती है, बुआ, मेरे स्कूल के जूते फट गए हैं, लेकिन मुझे पता है आपके पास इतने पैसे नहीं हैं जो आप मुझे जूते दिला सको, इसलिए मैं यही जूते पहनकर स्कूल चली जाऊंगी। रोली, मैं तुझे इसलिए पढ़ा लिखा रही हूँ कि आगे चलकर तू बहुत अच्छे पोस्ट पर हो और हमारी सारी गरीबी खत्म हो जाए। तो बस अपने पढ़ाई पर ध्यान दे। अगर स्कूल में कोई तेरा मजाक उड़ाएगा तो उसे अनदेखा करियो, क्योंकि समझदार लोगों की पहचान होती है ऐसे बातों को अनदेखा करना। रोली अपनी बुआ की कही हुई बात बहुत अच्छे से समझ जाती है। थोड़ी देर बाद रोली अपने स्कूल जाती है और उसके फटे हुए जूते देखकर स्कूल में सब उसका बहुत मजाक बनाते हैं। देखो देखो, ये तो स्कूल में फटे जूते पहनकर आई है। मैं तो हर महीने अपने जूते बदलती हूँ और इससे अच्छे जूते तो मेरे घर की नौकरानी पहनती है। पता नहीं कहाँ से उठकर आई है। मुझे नहीं लगता कि तुम सारी घमंडी बिगड़ैल लड़कियों के अंदर दिमाग है। इतने अच्छे स्कूल में तुम्हारा एडमिशन पढ़ाई देखकर नहीं हुआ है, बल्कि मुझे तो लगता है कि तुम्हारे अमीर बाप ने स्कूल वालों को घूस दे रखा है, क्योंकि तुम्हारे अंदर दिमाग होता तो यहाँ खड़े होकर तुम लोग इतनी घटिया हरकत नहीं कर रहे होते। मैं गरीब हूँ लेकिन समझदार हूँ, और तुम जितनी अमीर हो उससे कई ज्यादा पानी में हो। अब मेरे पास इतना फालतू टाइम नहीं है जो मैं तुम पर बर्बाद करूँ। मैं जा रही हूँ अपने क्लास में। इतना कहकर रोली अपने क्लास में चली जाती है। रोली की बात सुनकर पाखी को बहुत गुस्सा आता है। ऐसे ही समय बीत रहा था और रोली स्कूल के सभी टीचर्स के फेवरेट हो गई थी। स्कूल में सारे टीचर के मुंह से रोली की तारीफ सुनकर पाखी को रोली से जलन होने लगी थी। पाखी गुस्से से अपने मन में सोचती है, इस गरीब सब्जी वाली की वजह से स्कूल में कोई मेरी तरफ देखता भी नहीं है। इसको सबक तो सिखाना ही होगा। इस तरह पाखी अपने मन में बेवजह रोली को सबक सिखाने का प्लान बना लेती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। एक दिन पाखी अपने दोस्तों के साथ पार्टी करके घर जा रही होती है। तभी रास्ते में उसे रोली की बुआ सब्जी बेचते हुए नजर आती है। क्यों ना मैं रोली की बुआ को बिस्तर पर बिठा दूं, जिसके बाद वह स्कूल भी नहीं आएगी और उसको खाने के लाले पड़ जाएंगे। इतना सोचकर पाखी अंकिता के पास जाती है और उसे जोर से धक्का देकर वहाँ से भाग जाती है। अंकिता के सर से बहुत खून बहने लगता है और आसपास के लोग उसे हॉस्पिटल पहुँचा देते हैं। जैसे ही रोली को इस बात का पता चलता है तो वो भागते हुए अपनी बुआ को देखने हॉस्पिटल जाती है। अपनी बुआ की ऐसी हालत देखकर रोली बहुत रोती है। बुआ, ये क्या हो गया आपके साथ? आपको इतनी गहरी चोट लगी है? आपने मेरे अच्छे भविष्य के लिए कितना मेहनत किया है और आज आपके साथ ये सब हो गया। लेकिन बुआ, मैं आपकी बहुत सेवा करूंगी और आप बहुत जल्दी ठीक हो जाओगी। लेकिन रोली, मुझे ये चिंता बहुत सता रही है कि अब मैं सब्जियां बेचने कैसे जाऊंगी। अगर सब्जियां बेचने नहीं जाऊंगी
तो हमें खाने तक के लाले पड़ जाएंगे और तू स्कूल भी नहीं जा पाएगी। तेरे एग्जाम भी आने वाले हैं, पता नहीं सब कैसे होगा। आपसे बढ़कर मेरे लिए कुछ नहीं है, क्योंकि जब मेरे माता पिता ये दुनिया छोड़कर चले गए तो आपने मुझे माता पिता का प्यार दिया। इसलिए अगर आपके लिए मैं कुछ दिन तक अपनी पढ़ाई छोड़ भी दूंगी तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। रही बात सब्जियां बेचने की, तो आपकी जगह मैं सब्जियां बेचूंगी। इस तरह रोली अपनी बुआ को हार नहीं मानने देती है। कुछ दिनों बाद अंकिता की हॉस्पिटल से छुट्टी हो जाती है और वो अपने घर लौट आती है। जब तक अंकिता पूरी तरह से ठीक नहीं हो गई थी, तब तक रोली ही सब्जियां बेच रही थी। एक दिन रोली सब्जी बेच रही होती है, तभी वहाँ से पाखी अपने दोस्तों के साथ गुजर रही होती है। पाखी की नजर जैसे ही रोली पर पड़ती है, वो उस पर बहुत जोर जोर से हंसती है। रोली, अब तू सब्जियां बेचने लग गई। लगता है पढ़ाई का सारा बुखार उतर गया। वैसे भी तो जैसी गरीब लड़की कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि अब के समय में हर चीज में पैसे लगते हैं। वैसे तो सब्जियां बेचती हुई बहुत अच्छी लग रही है। चल, इसी बहाने तुझे सब्जियां बेचने का एक्सपीरियंस मिल जाएगा। आगे चलकर सब्जियां बेचने में आसानी होगी। इस वक्त मेरी बुआ को मेरी जरूरत है, इसलिए मैं ये सब कर रही हूँ। अगर मैं इस बार के एग्जाम में फेल भी हो गई तो मुझे इस बात का कोई दुख नहीं होगा। पाखी रोली की बात सुनकर बहुत खुश हो जाती है और वहाँ से चली जाती है। और रोली अपनी सब्जियां बेचकर घर जाने लगती है। चलते चलते रोली बहुत थक जाती है और उसे बहुत प्यास लगने लगती है, इसलिए वो एक झरने के पास जाकर पानी पीने लगती है। तभी थोड़ी दूरी पर रोली को एक गरीब लड़की दिखाई देती है। गरीब लड़की रोली से कहती है, दीदी, मुझे कुछ पैसों की सख्त जरूरत है। तुम्हारे पास जो पैसे हैं, क्या तुम मुझे दे दोगी? मेरी माँ की बहुत तबीयत खराब है, इसलिए उनके लिए दवाई लानी है। उस लड़की की बात सुनकर रोली अपने मन में सोचती है, अरे ये लड़की तो सच में बहुत परेशान है। एक काम करती हूँ, आज मेरी जो कमाई हुई है मैं इस लड़की को दे देती हूँ। इतना सोचकर रोली उस लड़की को पैसे देने लगती है। तभी वो लड़की एक खूबसूरत परी में बदल जाती है। परी रोली से कहती है, मैं इस झरना की रखवाली करने वाली परी हूँ। हर पूर्णिमा के दिन मैं एक अच्छे इंसान की मदद करती हूँ, इसलिए अभी तुम्हारी अच्छाई देखने के लिए मैंने तुम्हारी परीक्षा ली। तुम इस झरना के अंदर जाओ, तुम्हें 2 हैंडबैग मिलेंगे, उसे लेकर तुम यहाँ आ जाना। परी की बात सुनकर रोली झरना के अंदर जाती है। झरना के अंदर जाते ही रोली को 2 हैंडबैग नजर आते हैं और वो दोनों हैंडबैग को लेकर वापस परी के पास आती है। उसके बाद परी रोली से कहती है, एक हैंडबैग से तुम्हें सोने के सिक्के मिलेंगे और दूसरे से बहुत सारे पैसे। अब बताओ तुम्हें दोनों में से कौन सा चाहिए? परी, मुझे आप ये पैसे वाला हैंडबैग दे दो, क्योंकि मुझे सोने के सिक्के की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन कुछ पैसों की जरूरत है। मैं इन पैसों से अपनी बुआ का इलाज अच्छी जगह करवाऊंगी। रोली के इतना कहते ही सोने के सिक्के वाला हैंडबैग वहाँ से गायब हो जाता है और पैसों का हैंडबैग वहीं रहता है। आज से ये पैसों का हैंडबैग तुम्हारा हुआ और इससे तुम जितने चाहे पैसे ले सकती हो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद परी वहाँ से चली जाती है और रोली अपना जादुई हैंडबैग लेकर अपने घर जाती है। घर जाकर रोली हैंडबैग से पैसे मांगती है और वहाँ पर बहुत सारे पैसे आ जाते हैं। रोली के पास बहुत सारे पैसे हो जाते हैं और वो अपनी बुआ का एक बहुत बड़े हॉस्पिटल में इलाज करवाती है। कुछ ही समय में अंकिता पूरी तरह से ठीक हो जाती है। रोली उन्हीं पैसों से अपनी बुआ के लिए एक बहुत बड़ी सब्जी और फलों की दुकान खोलती है। कुछ ही समय में रोली बहुत अमीर हो जाती है और रोली अपना सारा ध्यान अपनी पढ़ाई पर लगाने लगती है। ये सब देखकर पाखी जल भुनकर राख हो जाती है। रोली पाखी के पास जाती है और उससे बोलती है, पाखी, मुझे पता चल चुका है कि मेरी बुआ को तुमने ही धक्का दिया था। तुमने मुझे रोकने की कितनी कोशिश की, लेकिन तुम मुझे नहीं रोक पाई।
कहते हैं ना, जो अच्छे होते हैं उनके साथ हमेशा अच्छा ही होता है। आज मेरे पास सब कुछ है और तुम्हारे पास दूसरों से जलन के अलावा कुछ नहीं है। जितना दिमाग तुमने मुझे रोकने में लगाया, उतना अगर पढ़ाई में लगा लेती तो शायद अच्छे नंबर आ जाते। इतना कहकर रोली वहाँ से चली जाती है, लेकिन पाखी अभी भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आती है और रोली का पीछा करने लगती है। पाखी रोली का पीछा करते करते उसके घर तक पहुँच जाती है और उसे जादुई हैंडबैग के बारे में पता लग जाता है। पाखी मौका देखकर जादुई हैंडबैग चुराने की सोचती है और वो जैसे ही हैंडबैग को हाथ लगाती है, उसे जोर का करंट लगता है। पाखी बहुत डर जाती है और वहाँ से भाग जाती है। इस तरह पाखी को उसके किए की सजा मिल जाती है और वो उस दिन के बाद से कभी भी रोली को तंग नहीं करती है। वहीं दूसरी तरफ रोली अपनी बुआ के साथ हंसी खुशी जीवन व्यतीत कर रही होती है। बहुत समय पहले की बात है। रामपुर नाम के एक गांव में सोनम नाम की लड़की अपनी माँ और पिता के साथ रहती थी। सोनम बहुत अच्छे स्वभाव की लड़की थी। सोनम अपने माता पिता की एक लौती औलाद थी, इसलिए सोनम के माता पिता ने उसे बहुत लाड प्यार से पाल पोस कर बड़ा किया था। सोनम के पिता एक कंपनी में जॉब करते थे, जिससे कि उनके घर में अच्छे खासे पैसे आ जाते थे। सोनम भी एक अच्छे प्राइवेट स्कूल में पढ़ाई करती थी। सब कुछ तो ठीक था, लेकिन सोनम में एक कमी थी, वो था उसका काला रंग। सोनम दिखने में बहुत ही ज्यादा काली थी और वो दिखने में जरा भी अच्छी नहीं लगती थी। काले रंग की वजह से स्कूल में बहुत सारे बच्चे सोनम का मजाक बनाते थे। अरे देखना तो जरा इसको, कितनी काली है। हमारे पूरे स्कूल में इतना काला कोई नहीं है। तुम मेरे बारे में ऐसा क्यों बोल रही हो? जरूरी थोड़ी है कि दुनिया में सब लोग गोरे ही हो। भगवान हर तरीके का इंसान बनाता है। देखो तो जरा, जितनी बुरी शक्ल है उतनी ही बुरी इसकी जुबान है। कितना बेकार बोलती है। सुन लड़की, पूरे स्कूल में सब तेरा मजाक बनाते हैं, समझी? सच बताऊं तो मुझे तुम्हारी या उनकी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं स्कूल में पढ़ने आती हूँ। मुझे इस बात की कोई चिंता नहीं कि कौन मेरा मजाक बना रहा है और कौन मेरी तारीफ कर रहा है। ऐसा बोलकर सोनम वहाँ से चली जाती है। इसी तरह सोनम के बारे में कई लोग उल्टी सीधी बातें किया करते थे, लेकिन सोनम को तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता था। वो अपनी जिंदगी में अपने माता पिता के साथ बहुत खुशी से रह रही थी। एक दिन इतवार को सोनम अपने पिता से कहती है, पिताजी, आज संडे है। आज मेरे स्कूल की छुट्टी है और आपके ऑफिस की भी छुट्टी है। क्यों ना आज हम कहीं घूमने चले? अरे वाह बेटी, तुम्हारा आइडिया तो बहुत ही अच्छा है। ठीक है, आज हम घूमने चलेंगे, लेकिन उससे पहले तुम अपनी माँ से तो बात कर लो। फिर सोनम अपनी माँ के पास जाती है और कहती है, माँ, आज संडे को मेरी और पिताजी की छुट्टी है, इसलिए हम दोनों ने मिलकर घूमने का प्लान बनाया है। आप भी फटाफट घर के काम करके तैयार हो जाइए। आज हम सब घूमने चलेंगे। ठीक है बेटी, तुम भी नहा धोकर तैयार हो जाओ। उसके बाद सोनम नहा धोकर तैयार होने चली जाती है और सोनम की माँ भी तैयार हो जाती है। थोड़ी देर बाद सभी घूमने के लिए निकल जाते हैं। जब वो लोग घर वापस आ रहे होते हैं, तभी उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है। सोनम और उसकी माँ को हल्की सी खरोच आती है, परंतु सोनम के पिता की मौकाए वारदात पर मौत हो जाती है। अजी, आपको क्या हो गया? आप आंखें क्यों नहीं खोल रहे हैं? उठिए ना, प्लीज उठिए। हाँ पापा, उठो ना प्लीज। पापा उठो ना। इस तरह सोनम और उसकी माँ खूब रोते हैं। फिर सोनम रोते हुए कहती है, ये सब मेरी वजह से हुआ है। ना मैं आज पिताजी को घूमने के लिए बोलती और ना ही ये सब होता। नहीं बेटी, इस तरह अपने आप को दोष देने से कुछ नहीं होगा। भाग्य में जो लिखा होता है वो होकर ही रहता है। उन दोनों को बहुत दुख होता है। वो दोनों खूब रोती हैं। उसके बाद पिता का अंतिम संस्कार किया जाता है।
उस दिन से सोनम और उसकी माँ बहुत उदास उदास रहने लगती हैं। ज्यादा टेंशन लेने के कारण सोनम की माँ की तबीयत भी खराब रहने लगी। इस कारण अब सारी जिम्मेदारियां सोनम पर ही आ गई थीं। पिता के गुजर जाने के बाद अब उनके घर में कुछ भी नहीं बचा था। एक तरह से वो लोग बहुत गरीब हो गए थे। तबीयत खराब होने के कारण सोनम की माँ भी अब कोई काम नहीं कर पाती थी। घर की जिम्मेदारियों को देखकर सोनम ने स्कूल जाना छोड़ दिया। गरीबी के कारण उनको समय पर खाना भी नहीं मिल पाता था। जो लोग पहले सोनम को सिर्फ कालेपन के लिए चिढ़ाते थे, अब वो लोग उसे उसकी गरीबी को लेकर भी चिढ़ाने लगे। सबकी बातें सुनकर सोनम भी हिम्मत हार चुकी थी। वो बहुत दुखी रहती थी। सोनम हमेशा यही सोचती थी कि इस कष्ट भरी जिंदगी से अच्छा वो अपनी जान दे देगी, लेकिन अपनी बीमार माँ के बारे में सोचकर वो ऐसा नहीं कर पाती थी। एक दिन की बात है, सोनम की माँ आराम कर रही थी और सोनम घर के कामों में लगी थी। तभी उनके दरवाजे पर एक बुजुर्ग महिला आती है और कहती है, अरे बेटी, कुछ खाने को है तो दे दो। बहुत दिनों से मैंने खाना नहीं खाया है। कुछ खाने को दे दो बेटी। देखो, मना मत करना। बुजुर्ग महिला की ये बात सुनकर सोनम ने उन्हें अंदर बुलाया। फिर वो अपनी रसोई घर में जाने लगी, लेकिन वहाँ पर तो सिर्फ थोड़ा सा ही खाना था जो कुछ देर में सोनम खाने वाली थी। अरे, ये तो बस मेरे हिस्से का खाना बचा है। मैंने भी सुबह से कुछ नहीं खाया, लेकिन अभी इस खाने की मुझसे ज्यादा इन काकी को जरूरत है। इन्हें देखकर ऐसा लग रहा है कि वाकई में इन्होंने काफी दिनों से कुछ नहीं खाया। ये सोचने के बाद सोनम के पास जितना खाना बचा होता है, वो वह खाना उस बुजुर्ग महिला को दे देती है। वो बुजुर्ग महिला खुशी खुशी सारा खाना चट कर जाती है और कहती है, बेटी, तुम सच में बहुत ही नेक दिल की लड़की हो। मैं एक परी हूँ और अपना वेश बदलकर इधर आई हूँ। क्या दादी माँ, आप भी खाना खाकर बोरा गई हैं? परियां सिर्फ कहानी में ही होती हैं। असल जिंदगी में तो इंसान को अपनी मुश्किलों का सामना खुद ही करना पड़ता है। सोनम की ये बात सुनने के बाद वो बूढ़ी माँ सच में एक परी का रूप ले लेती हैं। उन्हें देखकर सोनम तो हक्की बक्की रह जाती है। उसका मुंह खुला का खुला रह जाता है। क्या हुआ, चौंक गई ना? मैं सच में एक परी हूँ और मेरा नाम सिंड्रेला है। मैं वही सिंड्रेला हूँ जिसने अपने समय में बहुत दुख देखे हैं, लेकिन अब मैं तुम्हें बिल्कुल दुखित नहीं रहने दूंगी। मैं तुम्हारे लिए एक तोहफा लाई हूँ। कैसा तोहफा सिंड्रेला परी? मैं तुम्हारे लिए एक जादुई मेकअप किट लाई हूँ, जिसे लगाकर तुम बहुत खूबसूरत हो जाओगी और तुम्हारा रंग भी बहुत ही गोरा हो जाएगा। इतना ही नहीं, तुम उस मेकअप किट से जो कुछ भी मांगोगी वो तुम्हें आसानी से मिल जाएगा। इतना कहकर सिंड्रेला परी पायल को जादुई मेकअप किट देकर वहाँ से गायब हो जाती है। थोड़ी देर बाद सोनम की माँ भी उठ जाती है। फिर सोनम अपनी माँ को सिंड्रेला परी के दिए हुए जादुई मेकअप किट के बारे में सारी बात बताती है। ये तो सच में बहुत अच्छी बात है बेटी। अब हम 2 वक्त का खाना तो अच्छे से खा पाएंगे। हाँ माँ, और देखना आप भी जल्दी ठीक हो जाओगी। उसके बाद सोनम को याद आता है कि सिंड्रेला परी ने कहा था कि अगर वो उस मेकअप किट को लगाएगी तो उसका रंग भी गोरा हो जाएगा और वो बहुत खूबसूरत हो जाएगी। उसके बाद सोनम तुरंत ही उस मेकअप किट को लगा लेती है और आईने के पास अपना चेहरा निहारने चली जाती है। और सच में जैसा सिंड्रेला परी ने कहा था वैसा ही होता है। कुछ ही देर में सोनम का चेहरा एकदम गोरा हो जाता है और वो पहले से कहीं ज्यादा खूबसूरत दिखने लगती है। अरे वाह, सिंड्रेला परी ने तो सच कहा था। इस मेकअप किट से तो सच में मैं बहुत ही ज्यादा खूबसूरत हो गई। उसके बाद सोनम अपना गोरा रंग अपनी माँ को दिखाती है। वो सब देखकर सोनम की माँ भी बहुत खुश हो जाती है।
उसके बाद जब सोनम घर से बाहर जाती है तो सोनम के पड़ोस में रहने वाली एक लड़की जिसका नाम रेशमा था, वो सोनम को देखकर बहुत हैरान हो जाती है कि अचानक से सोनम का रंग इतना गोरा कैसे हो गया। अरे सोनम, अचानक से तुम्हारा रंग इतना निखर कैसे गया? कोई जादुई चीज मिल गई है क्या? तुम्हें उससे क्या मतलब? तुमने मुझे बहुत सताया है ना, शायद इसलिए भगवान को मुझ पर तरस आ गया। इतना कहकर सोनम वहाँ से चली जाती है, लेकिन रेशमा को सोनम की बात पर बहुत गुस्सा आता है। वो मन ही मन सोचती है, ये सोनम की बच्ची मुझसे झूठ बोल रही है, कुछ तो गड़बड़ जरूर है। मुझे पता लगाना ही होगा कि आखिर ये अचानक से इतनी खूबसूरत कैसे हो गई। बहुत घमंड आ गया है ना इसमें, इसका घमंड तो मैं चूर चूर करके रहूंगी। आज रात को ही इसके घर जाऊंगी और देखूंगी कि आखिर इसकी खूबसूरती के पीछे किस चीज का हाथ है। ये सब सोचकर रेशमा हंसने लगती है और रात होने का इंतजार करने लगती है। अब तो जादुई मेकअप किट से सोनम जो कुछ मांगती थी वो सब पूरा हो जाता था और वो खूबसूरत भी हो गई थी। जादुई मेकअप किट ने तो सोनम की जिंदगी ही बदल दी थी। थोड़ी ही देर बाद रात हो जाती है। रात को सोनम इस बात से अनजान होकर कि आज रात रेशमा उसके घर में चोरी करने वाली है, वो अपनी माँ के साथ सो जाती है। रात होते ही रेशमा चुपके से सोनम के घर में घुस जाती है और सीधा सोनम के कमरे में चली जाती है। सोनम अपने कमरे में नहीं थी क्योंकि वो तो अपनी माँ के साथ सो रही थी। रेशमा सोनम के पूरे कमरे की तलाशी लेती है, लेकिन उसे कुछ नहीं मिलता। फिर वो सोनम की अलमारी खोलती है। उसमें उसे एक बहुत खूबसूरत चमचमाती हुई मेकअप किट दिखाई देती है। वाओ, ये मेकअप किट तो बहुत खूबसूरत है। जरूर सोनम की खूबसूरती के पीछे इसी मेकअप किट का हाथ है, क्योंकि जब से अंकल जी की मृत्यु हुई है तब से इन लोगों को तो 2 टाइम का खाना भी ठीक से नसीब नहीं होता। तो ये लोग इतनी अच्छी मेकअप किट कहाँ से खरीदेंगे? वाह रेशमा, कितना दिमाग है तुझमें। रेशमा उस जादुई मेकअप किट को लेकर अपने घर चली जाती है। फिर जब अगली सुबह होती है तो सोनम अलमारी में अपनी मेकअप किट देखने जाती है, लेकिन उसे अपनी जादुई मेकअप किट नहीं दिखती। सोनम इस बात से बहुत घबरा जाती है और अपनी माँ को सारी बात बताती है। वहीं दूसरी तरफ रेशमा नहा धोकर जादुई मेकअप किट लगाती है, लेकिन जैसे ही वो जादुई मेकअप किट लगाती है उसके पूरे शरीर में बहुत तेज खुजली होने लगती है और वो पूरा शरीर खुजाने लगती है और पागलों की तरह व्यवहार करने लगती है। अरे, मैं तो अभी नहा कर आई हूँ, फिर अचानक से मेरे पूरे शरीर में खुजली क्यों हो रही है? कहीं ये सब इस मेकअप किट की वजह से तो नहीं हुआ है? अरे, ऐसे तो मैं खुजली करते करते मर जाऊंगी। रेशमा भागते हुए सोनम के घर जाती है। सोनम देखती है कि उसकी खोई हुई जादुई मेकअप किट रेशमा के हाथों में है। सोनम कुछ कहती इससे पहले ही रेशमा कहती है, मुझे माफ कर दो सोनम, प्लीज अपना मेकअप किट ले लो। जैसे ही मैंने तुम्हारा मेकअप किट लगाया मुझे जोरों की खुजली होने लगी। मैं आज के बाद तुम्हारे इस मेकअप किट से बहुत दूर रहूंगी। ऐसा कहकर रेशमा फौरन वो मेकअप किट सोनम को दे देती है और दौड़ती हुई वहाँ से अपने घर चली जाती है। सोनम भी अब अपनी जादुई मेकअप किट पाकर खुश थी।